बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग, सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे जैसे सितंबर का एंड हो रहा है, पहले तो ऐसे होता था कि मौसम कुछ बेहतर हो जाता था, कुछ सर्दी की तरफ तो बढ़ता हुआ मौसम नज़र आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से यही फील हो रहा है कि शायद अभी भी गर्मी है और लोग अभी भी यही करें कि दिन के वक्त ऐसा लगता है कि जून चल रहा है। बिल्कुल, इतनी तपिश वाली धूप सितंबर में पहले नहीं हुआ करती थी। और जैसे आपने जिक्र किया कि शाम को हवाएं चलती थी, वो चाहे कराची हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो। इस्लामाबाद में थोड़ा सा बेहतर हो गया है कि हवा चल रही है, लेकिन कल लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक गया। आज कराची में एक्सपेक्टेड है 37, लाहौर में भी 37-36 एक्सपेक्टेड है। लेकिन मौसम मुल्क भर में गर्म और खुश्क रहेगा ओवरऑल। अब लेट्स सी कि शायद नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा पुरसकून। नेक्स्ट वीक बारिश होगी तो फिर ये कंडीशनल से होता है मौसम। अगर बारिश होगी तो मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर ये थोड़ा सा एक वीक और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एनीवेज, इसके अलावा बहुत कुछ है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई 3 दिन, जब से 4 दिन हो चुके हैं जब से APC हुई है, उसके बाद और उससे पहले की जो खबरें हैं वो ऐसे लगता है कि हर वक्त आप TV देखते रहो तो एक और ब्रेकिंग सामने आती है, नई न्यूज़ सामने आ जाती है। अब उसे कभी सितंबर में ऐसा हुआ था कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो ऐसा जा रहा हो? अक्टूबर के बारे में तो बहुत मशहूर है, 99 का अक्टूबर कोई नहीं भूला आज तक, लेकिन सितंबर में अब माहौल अक्टूबर वाला नजर आ रहा है। एनीवेज, देखते हैं आगे दिनों में क्या होता है। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नुमाइंदे की 2 मुलाकातों की तस्दीक कर दी। मोहम्मद ज़ुबैर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से जब गुफ्तगू की तो आर्मी चीफ ने कहा कानूनी मामलात अदालत को देखने चाहिए। शेख रशीद ने मुलाकातों का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा लीगी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के साथ साथ एहसन इकबाल भी आर्मी चीफ से मिले। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने वज़ीर रेलवे के दावों की तरदीद की। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला। सियासी मामलात पर सियासतदान GHQ न जाएं, फैसले GHQ में नहीं पार्लियामेंट में होने चाहिए। शहबाज शरीफ वफादार भाई हैं, मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने गैस प्रेशर की कमी का बहाना बनाकर लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर में एक बार फिर कश्मीर के हक में आवाज़ उठा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के अवाम के लिए आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर के तहदिल से हम शुक्रगुजार हैं। जी, तो ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो तो ये सियासी डेवलपमेंट से ही होता है। सबसे पहले तो ये शोर मचा था कौन सही है कौन गलत है, मुलाकात हुई है नहीं हुई है, किस नौयत की हुई है, क्या बातें डिस्कस हुई हैं और किसने मुलाकात की है। लेकिन कल रात तक ये तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गई थी। और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने ख़ुद भी
तस्दीक कर दी और फिर DG ISPR ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये एक नहीं 2 मुलाकातें। बिल्कुल, ये मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ? APC से पहले ये 2 मुलाकातें हुई और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि APC के बाद जब बात सामने आई है तो उसकी क्या वजह है और क्यों इस तरह से बातें की जा रही हैं, और पहले डिनाइल भी आए थे और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और अगर हुई है तो गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत सी मुलाकातें जो APC से पहले हुई अब उनके हवाले से बात हो रही है। तो मोहम्मद ज़ुबैर जो कि इस वक्त अंडर डिस्कशन है, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, उन्होंने जो मुलाकात की और मुलाकात के हवाले से उन्होंने जो एक TV प्रोग्राम्स, बल्कि 2 TV प्रोग्राम्स जियो और ARY के प्रोग्राम्स में उन्होंने एडमिट किया और एक में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात में मियां नवाज शरीफ की फैमिली को हमने नहीं बताया। कुछ कन्फ्यूजन सी थी, वो है क्या, वो आपको दिखाते हैं। ये 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो आपने मुलाहिजा किए, एक ARY पर था, एक शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जियो पर कल रात को, और वो और भी चैनल्स पर आज TV पर जैसे मैं देख रही थी आसमा शाज़ी साहिबा के साथ भी ये बैठे हुए थे। सो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी उनकी स्टेटमेंट में रहा। अब क़यादत को पता था या नहीं पता, या आकर बताया, क्या बताया, कितना बताया, ये सब कुछ अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें या तो पहले से एजेंडा सेट होता है मुलाकात का, और अगर मुलाकात हुई है तो आप इतनी अगर हाई लेवल पर मुलाकात हो रही है तो एटलीस्ट आप बताते हैं अपनी क़यादत को कि मैं जा रहा हूँ मुलाकात करने। उन्होंने कहा मेरा 40 साल का ताल्लुक है, मैं बड़े पर्सनल नौयत की, लेकिन सियासी मामला पे उन्होंने कहा हो जाती है गुफ्तगू। बिल्कुल। इस पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जब कल पेशी पर आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं, और फिर इन मसाइल पर सियासी क़यादत को ना सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए और ना ही सियासी क़यादत को जाना चाहिए, जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये तमाम मामला जो है वो सबके सामने ही है, लेकिन साथ ही फिर वजाहतें आना शुरू होगी कि एक्चुअली मुलाकात हुई है, मरीम नवाज किसी की मुलाकात नहीं। मरीम नवाज की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, अब ये मुलाकात हुई है, मैंने सुना है, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई है ये भी उन्होंने कहा कि कुछ क्लियर नहीं है। उनकी बातें जो मरीम नवाज की 2 से 3 दिन में APC के बाद इस मुलाकात के हवाले से जब सोशल मीडिया पर पहले ये बात शुरू हुई और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये अब डेवलप होकर अब इसका टोटल हर चीज़ सामने भी आ चुकी है, लेकिन मरीम नवाज की स्टेटमेंट्स में भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी। कहा क्या उन्होंने, दिखाते हैं आपको। ये जो ये TV के ऊपर आपकी स्पीच भी चल रही है और मियां साहब की भी स्पीच चली है, आप मुझे बताएं ना कि आप क्यों हमारी स्पीच चला रहे हैं, ये बताएं आप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। मरियम ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे पास डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ। जी, मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा, और फिर हमेशा की तरह एक ऐसे वजीर जो बड़े वोकलिस्ट हैं, कभी प्रेडिक्शंस भी बड़ी करते हैं और अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं, शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने एक नहीं 2 मुलाकातें की हैं, और उन्होंने मोहम्मद जुबैर का नाम तो नहीं लिया, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, और कहा कि बार बार ये मुलाकातें सिर्फ इस ली के लिए ली गई हैं कि कोई रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, अब उन्होंने भी कहा और वो बहुत दिन से कह रहे हैं, और अब तो जो मामला है सबके सामने है। कहा क्या वो भी आपको दिखाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पे आए, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा, और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तिलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेगी। तो जो तमाम बातें थी, तमाम जो कन्फ्यूजन थी वो अब क्लियर हो चुकी है। एक ही ऑडियो बीपर के बाद जो कि ARY के प्रोग्राम अशद शरीफ के साथ DG ISPR साहब ने जिक्र किया और प्रॉपर क्लियर किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि क्या हुआ है और कितनी हद तक वो बात उन्होंने बताई है, वो आपको दिखाते हैं। स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DG ISI भी मौजूद थे।
और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में हो। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। जी, तो डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा और किस तरह से वाज़ेह कर दी है तमाम कंफ्यूजन जो शायद पार्टी सहाफ़ियों को घुमाकर बताई जा रही थी, लेकिन बहुत से सहाफ़ी पहले ही अपने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ये बात कर चुके थे। बिल्कुल, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, ये कुछ कंफ्यूजन चल रही थी कुछ दिनों से कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है पार्लियामान के लीडर्स के अलावा भी जनरल बाजवा साहब के साथ, और अब आप देखिए कि कल कभी डिनाई हो रहा था, कभी ये कहा जा रहा था कि मैंने सुना है शायद मुलाकात हुई हो, अभी इल्म नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह हो गया कल रात को जब डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हाँ जी मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई है, एक नहीं 2 मरतबा हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सीमा, पहली बात तो यह है कि 2 मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातों का तज़किरा हो रहा है। शेख रशीद साहब जिस मुलाकात की बात कर रहे हैं उसमें ख्वाजा आसिफ अल इकबाल की बात है। डीजी आईएसपीआर जो बात कर रहे हैं वो जुबैर साहब की मुलाकात है। उनको कभी कोई कह रहा है कि ये जाती हैसियत में थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक तो ये जो मलीदा सा बन गया है ना 2 डिफरेंट इवेंट्स का, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो डीजी आईएसपीआर है वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये मुलाकात मोहम्मद जुबैर की थी, एक नहीं थी 2 थी, और वो रिसेंटली नहीं हुई, लास्ट 7 सितंबर को हुई और उससे पहली अगस्त में हुई। ऐसा उनको इन मुलाकातों के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जीएचक्यू में हुई। तो एक तो ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एपीसी के बाद और एपीसी में जो होने वाली तकरीरें थी, खासतौर से नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की और इवन बिलावल की भी, उनमें पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया गया। पहली मर्तबा तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो बड़ी पार्टियों की है उन्होंने एक ही नुक्ता उठाया कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। अब ये जो मुलाकात हो रही है, इस किस्म की मुलाकातें सिक्योरिटी के हवाले से ये नेशनल इश्यूज और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर फौज की और सियासी क़यादत की हमेशा होती रही हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो, तस्वीर आ रही हैं, वीडियो फुटेजेस आ रही हैं उन मुलाकातों की जो खुद नवाज शरीफ साहब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर फौजी क़यादत से करते रहते थे। तो एक तो ये जो इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन कह लें या सबसे बड़ी जो की है इसकी वो ये है कि एपीसी में इन हॉस्टाइल तकरीरों के बाद इन मुलाकातों का अचानक तज़किरा किया गया है और इनको इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी मर्जी से कर रही है, जो पॉलिटिकल क़यादत पीटीआई की सपोर्टर है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो पीएमएलएन की क़यादत है वो अपनी मर्जी से कर रही है। जुबैर साहब की वजाहतें अपनी जगह के वो जाती कैपेसिटी में मिले थे और उनके लेकिन बुखारी साहब जाती कैपेसिटी में मिले थे, बेशक वो मिले होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये भी बात है कि डीजी आईएसए भी वो मौजूद हैं। जाती कैपेसिटी के अलावा वहाँ पर जो बातें हुई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में जब मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कानूनी मामलात पर अदालत को देखना चाहिए। इस किस्म की मुलाकातें ये भी कह रहे हैं कि खुफिया होनी चाहिए। फिर ये भी बात हो रही है कि शेख रशीद ने ये बात पहले बता दी, ये शायद बात बाहर ना आती। कुछ मरीम नवाज भी क्लियर नहीं थी, उन्होंने कहा मुझे इल्म है। मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कुछ बैकडोर बातें हो रही थी जो अब बाहर आ गई एकदम बात। ये मेरे ख्याल से जिस एनआरओ का तज़किरा बहुत चलता रहा, इमरान खान साहब भी कहते रहे, शेख रशीद साहब गला फाड़ फाड़ के कहते रहे, वो मेरे ख्याल से इन्हीं मुलाकातों का हवाला है। और ये वाकईतन एम्बैरेसिंग बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि उसकी क़यादत किसी भी लेवल पर किसी भी हवाले से जो मुलाकातें करती रही है आर्मी चीफ के साथ, फिर वो एनआरओ वाला ड्रामा जो कह लें या एनआरओ वाला जो कंट्रोवर्सी है वो फिर हमें समझ में आती है। ये जुबैर साहब की मुलाकात के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा है कि ये मुलाकात सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए रिलीफ लेने के लिए थी। भाई खुदा के लिए, जब आपकी मुखासमत का ये हालम था कि आप एक दूसरे की शक्ल देखने पर आमादा नहीं थे, तो फिर ये बैकडोर मुलाकातें जो है इनका क्या मतलब हो सकता है? ये मेरे ख्याल से पीएमएलएन की क़यादत को मजीद काफी देर तक इसकी वजाहतें देते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सलीम बुखारी साहब, लेकिन ये भी कहिएगा,
जी जी, आप ये भी कहिएगा कि इससे एक रोज कबल अस्करी क़यादत की तरफ से ये वजाहत आती है कि फौज गैर सियासी है और सिविल इंतजामिया को अगर जरूरत हुई तो हमेशा फौज खड़ी रहेगी। नेशनल इश्यूज के ऊपर हमें फौज का सहारा होता है और डेफिनेटली हम डिपेंड करते हैं एज अ स्टेट भी, एज अ पब्लिक भी। लेकिन ये जो अब पूरा मामला हो गया है, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे या बयानिए के ऊपर बीच में ला रही हैं फौज को? वो चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो चाहे साबिक वज़ीर आज़म की एपीसी में स्पीच देख लें, क्यों हो रहा है ऐसा? ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। सिमन साफ और वाज़ेह अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट का, या बहुत क्रूडली आप कहें कि फौज का मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है काबिल कबूल मौक़िफ़ नहीं है, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। लेकिन ये आर्मी चीफ की तरफ से ये कह देना कि फौज को अब आप मजीद ना किसी के सियासत में, वो मेरे ख्याल से एक पैगाम हो सकता है जिसको मिसरीड किया है अपोजिशन ने भी और खास तौर से BMLN ने। वो ये हो सकता है कि देखिए, अब तक जो भी तासुर था वो अपनी जगह है, लेकिन अब हम फौज को सियासत में मुलव्वस कराना या करना नहीं चाहते। लिहाजा आप यूं समझ लें कि अब इमरान खान साहब भी ऑन हिज ओन है, उन्हें अपने मेरिट्स खुद क्रिएट करने होंगे, उन्हें परफॉर्म करना होगा, उन्हें गवर्नेंस ठीक करनी होगी, उन्हें अवाम के महंगाई के मसाइल हल करना होगा, पेट्रोल का बहरान खत्म करना होगा। बुखारी साहब, ये बात बिल्कुल आपकी बात वाज़ेह है और इसमें क्लैरिटी आ चुकी है कि इस वक्त जो सिचुएशन है स्टांस क्लियर है। लेकिन ऑब्वियसली आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि नून लीग को भी वजाहतें देनी होंगी। एक और वजाहत भी आपको लगता है नून लीग को देनी चाहिए, जो शहबाज शरीफ के हवाले से बात की जा रही है। शेख रशीद ने कहा था शीन लीग बन जाएगी जल्द और 30 सितंबर की उन्होंने डेट भी दे दी है। कुछ इस हवाले से आपको लग रहा है कुछ इश्यूज आ चुके हैं, कुछ नजर आ रहा है आपको इस मुलाकात के हवाले से जब बाद में बात ओपन हुई है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब को समझने के लिए मेरे ख्याल से पूरी एक डायरेक्टरी चाहिए, इसलिए कि वो जो 14 वजारतों की बात करते हैं, मैं 14 वजीर रहा, किन के वजीर थे? सबसे ज्यादा मजे उन्होंने PM वजीर बन के उनके, आज तक उसकी वजाहत तो नहीं दी उन्होंने कि जिन्हें अब वो चोर कहते हैं, उनकी चोरी में वो खुद भी शामिल थे या नहीं थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये वजाहतें तो अब आती रहेंगी। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल अरीना में हलचल मच गई है। जो टाइमलाइन है APC की वो ज्यादा खौफनाक है। अगर उसके ऊपर अमल होता है, पार्टियां संजीदगी से अमल करती हैं, तो आने वाले चंद हफ्ते और आने वाले चंद महीने वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ऊँट किस गड़बड़ बैठता है। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते एक चीज ये भी बता दूं कि जो शेख साहब का आप जिक्र कर रहे थे, वो अब जिस पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर हैं उनसे भी कोई अच्छे ताल्लुक नहीं थे इनके, लेकिन अब देखें वजारत रेलवे उन्हीं के पास है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है ये टेम्परेचर हाई ही होता रहेगा, क्योंकि अक्टूबर वीक भी आने वाला है, जब कहा था कि बाकायदा तहरीकें शुरू होंगी, फिर मौलाना साहब की पेशी भी है। तो ऑपोजिशन अब क्या करती है, वाकई में APC में जो डिसाइड हुआ था उस पर अमल होता है या नहीं? तो उसके लिए तो कमेटियां भी बन गई हैं कि ऑपोजिशन ने अपने क्या मैंने कहा शायद कमेटियां डाल ली हैं। कमेटियां डाली गई हैं, कुछ इस तरह का ही माहौल है और कमेटियों की बात ही चल रही है कि कमेटी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी, क्या होगा। एनीवेज वजाहतों का सिलसिला भी जारी है, जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा, तो ये चंद दिन आगे भी देखने में आएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आपको पता है हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशन एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और उसमें ये होता है कि आपको एक शख्स कोई भी चीज़, कोई भी शख्स हो सकता है, वो कोई सीन हो सकता है, वो आपको नजर आता है जो कि हकीकत में वहाँ पर मौजूद नहीं एग्जिस्ट नहीं करता ना। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज देखी, कोई जिन चुड़ैल या इस तरह की चीज देखी, तो उसकी साइंटिफिक लॉजिक जो है वो हेलुसिनेशंस की सूरत में आती है। और कोई जो स्टार अगर इसका शिकार हो जाए तो वो खबर बन जाती है। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और अदाकार पाकिस्तान की बड़ी फेमस हैं कुबरा खान, उनको भी ऐसा बताया जा रहा है। एक सोशल मीडिया में उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट नहीं, इंस्टाग्राम में उन्होंने पोस्ट की थी और उसमें ये बताया गया कि उनको भी हेलुसिनेशन का वो शिकार हो चुकी है। वो पोस्ट आपको दिखाते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का इजलास तो हम सब जानते हैं कि चल ही रहा है, लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा डिफरेंट है कोविड-19 की वजह से, चूँकि वर्चुअली हो रहा है। और इस असम्बली के इजलास में सदर तुर्की रजब तैयब अर्दवान ने जो स्पीच की उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई और वो तारीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी की। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्की पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और एक बार फिर लास्ट ईयर की तरह एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया। तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इजराइल फ़लस्तीन के खिलाफ दबाव, तशद्दुद और धमकियों की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ 1967 की सरहदों की बुनियाद पर ही आज़ाद, खुद मुख्तार और जोग्राफिया तौर पर मुस्तकिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के साथ ही मशरक़ी अल-क़ुद्स को दारुल-हुकूमत के तौर पर तस्लीम करते हुए हल किया जा सकता है। जब इनकी स्पीच को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा कि तुर्कों की गैर मुतनज़िल हमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। और इसके साथ साथ ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया अपने पैगाम में ये कहा कि तुर्क सदर को कश्मीरियों की आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि कश्मीरियों की आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर ने जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है वो पूरी दुनिया में न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो एक बार फिर तुर्क सदर ने जहाँ पर फ़लस्तीन का जिक्र किया वो भी हमने आपको दिखाया और इसके अलावा उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो जहाँ जहाँ पर मजलूम मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पर इनके साथ जुल्म हो रहा है और तुर्क सदर ने एक बार फिर उनका जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर सपोर्ट करते हैं, अगर आप बात करते हैं तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि हक और सच के साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं। हमेशा से तारीख में ये बात गवाही है। तो तुर्क सदर तारीख में सच के साथ खड़े हैं, इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। उन्होंने और मलेशियन जो हुकूमत है उन्होंने भी पाकिस्तान का कश्मीर में स्टांस को सपोर्ट किया, चाइना के साथ इन तमाम ममालिक ने सपोर्ट किया है। और एक बार फिर अर्दोगान ने ये कहकर कश्मीर के हक के लिए जो बात की है, पाकिस्तान से लाजवाल दोस्ती और इंसान दोस्ती का सबूत दिया। मुस्लिम उम्मा का वो इत्तेहाद है जिसके लिए सब मुस्लिम ममालिक जो है वो अपना अपना रोल प्ले करें तो ही बात जो है वो बेहतर तौर पर बनती है। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन और छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारा ट्रेडिशन और कल्चर जो है वो मेरा फेवरेट है और उसकी रीज़न ये भी है कि बड़ा कलरफुल सा और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम क्रिएटिविटी उसमें शो कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम क्रिएटिविटी शो कराने में पाकिस्तानी तो हमेशा से बहुत आगे हैं, अपने कल्चर को दिखाना हो। और इसी कल्चर के बारे में हमने बताना है आपको कैसे एक पाकिस्तान के शहरी हैं जिनका ताल्लुक सांगड़ से है और वो चारपाइयाँ बनाते हैं बड़ी कलरफुल। मतलब आपने चारपाइयाँ वैसे तो देखी होंगी, बड़ी ब्राउन कलर की रूटीन में यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो चारपाइयाँ हम आपको बता रहे हैं, मिलवाने हैं आजिज़ गनी साहब से। अब्दुल गनी आजिज़ बुगटी इनका नाम है। ये देखें कितनी खूबसूरत चारपाइयाँ हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी से दिस कि ये वो जहेज की चारपाइयाँ हैं जो वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए लेते हैं कि कलरफुल चारपाइयाँ। और चारपाइयाँ भी हैं लेकिन पंजाबी में इसको पता क्या कहते हैं? मंजी। मंजी। और ये थोड़ी बड़े साइज की हैं तो इसे मंजे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं और अबूजर अभी आपके आर्ट की बात कर रहे थे और मैंने आपके मुंह पे वो स्माइल देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उनका खून कितना बढ़ता है। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो आजिज़ बुगटी साहब, बड़ी खूबसूरत चारपाइयाँ बनाई हैं आपने, इनका साइज़ भी बड़ा है, रूटीन साइज़ में मुझे लगता है। और ये कुर्सियाँ भी हम देख रहे हैं, ये भी आपने बनाई हैं, मतलब प्रॉपर सोफ़ा सेट बनाया हुआ है। तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया और सीखा कहाँ से इतना ज़बरदस्त काम आपने? सर देखिए, ये मैं अपने वालिद साहब से काम सीखा था जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था। वो तालिब इल्म था तो मुझे उसी वक्त जब मैंने अपने वालिद साहब को काम करते देखा तो मुझे भी उसी टाइम पे जज्बा आ गया कि मुझे भी ये काम सीखना है। तो मैंने ये काम 2-3 साल में सीख गया। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया था, बस वो तो मुझे सताती रहती, भाई इसको एक नया करना है। अच्छा। तो मैं अपने इसको एक नया करना है, क्योंकि इसकी मांग भी उस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी हमारे शहर। तो मैंने कहा कि अभी मैंने अपने वालिद साहब से अपने जहनी बात की, मैं इसे एक नया करना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ा कमाल किया जी नया काम आपने। जी, तो ये चलता गया मेरे जहन में। मैंने कोशिश की तो 2014 में अल्लाह की मेहरबानी से मैं इसमें कामयाब हूँ। वेरी नाइस। अच्छा। हाँ, 2014 में।
अच्छा आजिज साहब, जब ये मैंने- बताएं कि इतनी कलरफुल चारपाइयाँ हैं, आप कामयाबी हुए, बनाई भी हैं, खरीदार भी ऑब्वियसली इसके अब होंगे, कीमतें कितनी रखी हैं आपने? आम चारपाई तो थोड़ी कम कीमत की होती है, ये इस पर इतनी मेहनत हुई है, कीमत क्या है नॉर्मल इसकी? सर इसकी भी कीमत नॉर्मल है। जो इसमें मैंने तो हकीकत ये है कि मैं अपनी सकाफत की खिदमत करना चाहता हूँ। मैंने ये कमाई का जरिया बनाया नहीं है। ये इसमें ये जो खाली चारपाई जो मुझे मिलती है, ये 10,000 रुपये की खाली फ्रेम जो है इसका अच्छा। वो मिलता है। इसके बाद मेहनत होती है, तो ये एक 18,000 में और एक 20,000 की जाती है। इसमें 20,000 की वो चारपाई है जिसमें झालर बनती है। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा आजिज, ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि आप अपनी क्रिएटिविटी करते हैं और आप हाथ से बनाते हैं ये चारपाइयाँ, तो इसके अंदर क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है? क्योंकि आम चारपाई में तो वो पंजाबी में कहते हैं कि वो वूल और वान से बनाई जाती है, तो आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? और ये जो बीच में आपने फूल लगाए हुए हैं, जो कलर्स ऐड किए हुए हैं, ये बहुत प्यारे हैं। जी जी, ये मैं धागे से बनाता हूँ, जो ऊन है, तो उसके साथ में इसके फूल बनाता हूँ। उसके बाद में इसमें वो फूल इसमें मैं लगाता हूँ। जबरदस्त। अच्छा। जबरदस्त। आजिज साहब, ये बताएं कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इतना आपने उस पर वक्त लगाया होता है, तो कोई नाम भी रखते हैं हर डिफरेंट चारपाई का? और कोई सोफों का नाम कुछ ऐसा भी है सुना है आपके बारे में कि नाम भी आपने मुख्तलिफ रखे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, नाम मैंने रखे हैं, मुख्तलिफ इनके नाम रखे हैं मैंने। इसमें एक झालर वाली चारपाई है, एक फूल वाली चारपाई है, एक जो हमारे सिंध की जो रलियां हैं, तो वो उन रलियों को देखकर भी मैंने कुछ उन रलियों के डिजाइन भी इस चारपाई में मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, जिसमें वो टुकड़ी वाली है और फोर वाली चारपाई है वो है, और उसके अलावा एक वेलकम है, एक शादी मुबारक चारपाई है, और एक इसमें आई लव यू चारपाई है। अच्छा आजिज, ये बताएं कि ये तो पूरे जो सेट हैं, ये जो आप हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, वो चाहे सोफा सेट हैं, कुर्सियां हैं या चारपाइयाँ हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला ये जहेज की चीजें होती हैं, तो क्या वालिदैन आपसे राब्ता करते हैं कि हमने अपनी बेटी को जहेज में ना वो बड़ी चारपाइयाँ देनी है, और जब लोग उस पर बैठे तो पता हो कि मेरी बेटी की जहेज की आई है? तो ट्रेडिशनल लोग तो अभी भी इसको फॉलो करते हैं। देखिए, वो खुद भी उनसे राब्ता करते हैं, वालिदैन तो चलो, दुल्हन खुद भी मुझसे राब्ता करते हैं कि मेरे लिए चारपाई जो एक खूबसूरत चारपाई बनाना। अच्छा। जी 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 जी। तो ये बताएं आजिज साहब, कोई कीमत वगैरह मिनिमम आपने बताई है 18,000, लेकिन एक ओवरऑल मिनिमम और मैक्सिमम जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या है? और अगर किसी ने खरीदनी हो तो कहाँ पर खरीदेंगे जाके? कोई राब्ता, कोई तरीकाकार आपसे मिलने का? सर मैं सांगड़ में रहता हूँ। मेरा गाँव एक छोटा सा नगर मोहम्मद बुक्टी, जो कि सांगड़ से तकरीबन 9 किलोमीटर के मुफासले पे है, सांगड़ शहर से। जी जी। तो वहाँ पर अगर तो लोग तो आमतौर पे अभी तो मेरे से ऑनलाइन ही खरीदारी करते हैं। अच्छा। मैं खुद यहाँ पे तैयार करके उनके तरफ उनको बिल्टी करके भेज देता हूँ। जी जी, मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा काम ऑनलाइन है अभी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अभी आपने बताया कि सांगड़ से दूर आपका एक गांव है जहां आप ये काम करते हैं, ये ऑनलाइन आइडिया कैसे आया? मैं तो हैरान हुई हूँ और खुश भी हुई हूँ कि वहां बैठे लोग भी अपने टैलेंट को अब ऑनलाइन शॉपिंग के तहत या ऑनलाइन शॉप्स के तहत जो है वो फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जी, असल में मैंने सोशल मीडिया का मैं बना था यूजर 2014 में। अच्छा। 2014 में जब मैंने एक चारपाई बनाकर वो अपने फेसबुक आईडी पे रख दिया था, तो बहुत इसमें मुझे पजीराई मिली। जबरदस्त, वेरी नाइस। उस वक्त हमारे सांगड़ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उमर फारूक बुलो साहब, जी जी, तो उसने मुझे वहाँ पर बुलाया और मुझे शाबाशी दी और मेरी हौसला अफजाई भी की, और मुझे उसने बाकायदगी से उसने मुझे कह दिया कि भाई अभी आपको इस काम। जबरदस्त जी, जबरदस्त आजिज, और ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग ही हमारे कल्चर और सकाफत के लिए बहुत काम करते हैं, और ये चारपाइयाँ बहुत खूबसूरत है। मैं आपको फोन करूंगी शो के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, पाकिस्तान की टैक्सेस में सबसे ज़्यादा किरदार कराची का, कलेक्शन में सबसे ज़्यादा किरदार कराची का। इसके अलावा जो कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया उसकी बड़ी वजह ये थी कि कराची को उसके राइट्स उस तरह से नहीं मिल सके। कराची के अवाम अभी परेशान है और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कराची में के इलेक्ट्रिक हो उसकी गैर जिम्मेदाराना जो कारकर्दगी है उसमें बिजली नहीं मिलती, फिर गैस की शॉर्टेज होती है, फिर पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर सफाई नहीं है। तो कराची के जो मसाइल हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है और सबको मालूम है कि वो हल होने चाहिए। आपने कहा सबसे बड़ा मुआशी हब, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मसाइल भी कराची के साथ ही चल रहे हैं। बिजली, पानी, गैस, ये वो बेसिक ज़रूरियात हैं जिसके लिए एक शख्स जो है वो कमाता है, मेहनत करता है। बिल्कुल, और आप 8-10 घंटे के काम के बाद, वो चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, जब घर आए तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो आपका जीना मुहाल कर दे, और फिर गैस भी ना हो और पानी भी ना हो। ये हालात बड़े ही तशवीशनाक होते जा रहे हैं। अब अगर हम जिक्र करें के इलेक्ट्रिक का, तो के इलेक्ट्रिक ने गैस प्रेशर में कमी का बहाना बना दिया और लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया, और रात के औकात में शहर में लोड शेडिंग जारी है। और ये जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, आपको एक मार्जिन मिल जाता है कि हम एलानिया तो सिर्फ 6-7 घंटे की कर रहे हैं, लेकिन गैर एलानिया जब शामिल हो जाता है उसमें तो दौरानिया 12 घंटे तक भी पहुंच जाता है। मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, केमाड़ी, भट्टा विलेज, लियारी, आई चंडीगढ़ रोड, सदर, नयाबाद, खुडा मार्केट, नॉर्थ कराची। मुझे तो लगता है कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ना हो। बिल्कुल, तो अब ये मामला है क्या, क्यों इस तरह से हो रहा है और कराची के मसाइल का हल आखिर क्या है? क्योंकि शहरी तो यही कह रहे हैं कि दिन रात हम जब भी गुजारते हैं बिजली के बगैर ही ज़िंदगी गुजर रही है। बड़ी परेशान कुन बात है ये, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज इस्लाम साहब, जनरल मैनेजर हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड स्पोक्स पर्सन SSG। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, जैसे कि मामला है इस वक्त कराची के अवाम के मसाइल का, और के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक गैस नहीं मिल रही है, लोड शेडिंग इसीलिए हो रही है, प्रेशर गैस का कम हुआ है। ये क्या मामला है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी अपनी जानिब, आप बताएं कि इशू कोई आपकी तरफ से भी है जिसकी वजह से कराची के अवाम इस वक्त परेशान है? देखिए, बिफोर आई कम टू के इलेक्ट्रिक, मैं पहले आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझा देता हूँ। हमारे पास सुई सदर्न गैस कंपनी इज़ अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हमारा काम प्राइमरीली सप्लाई ऑफ गैस नहीं है हमारे पास, और सप्लाई ऑफ गैस इज़ जो एक्सप्लोशन कंपनीज है उनका काम है। तो हमें जब जितनी गैस मिलती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमें गैस फील्ड से कोई 140-150 MMCFD गैस की शॉर्टेज हुई है। ये शॉर्टेज नेचुरल डिप्लीशन या थोड़ी सी मेंटेनेंस हुई है कुछ फील्ड्स में, कुछ टेक्निकल इश्यूज है उनकी वजह से हुई है। नाउ अब इस 150 जो MMCFD की शॉर्टेज है इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। जब हम मैनेज करते हैं तो हमारे पास एक लोड मैनेजमेंट प्लान है, उसके हिसाब से हमें सबसे पहले अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर की केयर करनी होती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि CNG सेक्टर की जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है तो वो जहाँ पहले 1 या 2 दिन बंद होती थी अब 3 या 4 दिन बंद हो रही है। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लोड मैनेजमेंट प्लान। नाउ इन हालात में कराची की गर्मी को देखते हुए, कराची के शहरियों को प्रॉब्लम को देखते हुए, हम इन हालात में भी के इलेक्ट्रिक को जो उनकी रिक्वायर्ड गैस है वो दे रहे हैं। अच्छा। सो ये कहना कि उनको वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, पहले वो ये कह रहे थे हम उनको वॉल्यूम्स पूरे मिल रहे हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर। देखिए, आपके थ्रू मैं अपने कंज्यूमर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जब गैस की शॉर्टेज होती है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो गैस की पाइपलाइन है उसमें एक लाइन पैक का इशू आता है और जिसकी वजह से प्रेशर में कमी आती है, और जो टेल एंड पे मतलब जो दूर होते हैं उनमें गैस की प्रेशर कम हो जाता है। तो इनकी जो बड़ी है बिन कासिम में के इलेक्ट्रिक के, उसमें पूरा गैस प्रेशर है क्योंकि वो टेल एंड पे नहीं है। इनके 2 छोटे हैं उनमें थोड़ा सा गैस प्रेशर का प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से इतना मैसिव किस्म की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि गैस प्रेशर नहीं है और हम 12-12 घंटे की लोड शेडिंग करने पर मजबूर हैं, वो गलत है, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरे नज़दीक ये गलत है। सही। ये बताइएगा शहबाज साहब, आपने क्या बताया कितने मेगावाट कमी का सामना है आपकी वजह से जो इस वक्त मैनेजमेंट की लोड में कमी आई है? हमें कोई 150 MMCFD
मिलियन उसकी वजह से मेगावाट जो है वो कितने मुतासिर होते हैं? देखिए वो आपके इलेक्ट्रिक से पूछें। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के तो तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक गैस कम प्रेशर की वजह से मिली है, उसकी वजह से 400 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर है। 400 मेगावाट एक बड़ा नंबर है जो कि वो आप पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साइट और करंगी समेत गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स मुतासिर हैं। जो फर्नेस ऑयल है उस पर जो पावर प्लांट चल रहे थे वो सही चल रहे हैं। तो सारा मलबा 400 मेगावाट का आप पर डल रहा है। 400 मेगावाट अच्छा खासा उसका पोर्शन होता है कराची की बिजली के लिए। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, मेरे के इलेक्ट्रिक के साथियों से ये सवाल भी कर लीजिएगा कि जब ये दोनों प्लांट वो लगा रहे थे तो क्या उन्होंने सुई सदन गैस से कोई डिमांड करी थी? क्या हमसे उन्होंने ये एग्रीमेंट करी थी कि उनको इतनी गैस चाहिए होगी? अब देखिए कोई भी ये समझ लीजिएगा कि सुई सदन गैस का के इलेक्ट्रिक से सिर्फ 10 MMCFD का एग्रीमेंट है। अच्छा, ठीक है, 10 MMCFD। एज ऑफ टुडे हम उनको 170-180 MMCFD गैस दे रहे हैं। तो देखिए कोई भी कंपनी अगर विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई प्लान हमसे एग्रीमेंट के बगैर कोई चीज़ उन्होंने कर लिया है और हमें एक शॉर्टेज है और हम उस शॉर्टेज को क्या मैं अपने जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, कमर्शियल कस्टमर्स हैं, उनको बंद कर दूं? वी कैन नॉट डू दिस। सही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उन्होंने हमसे कोई एग्रीमेंट नहीं करी थी। अब वो अगर हमारे पास गैस की शॉर्टेज है, अब हमें इसको मैनेज ही करना है ना। देखिए हमारे पास अगर 150 MMCFD की सॉरी जी सही कह रहे हैं आप। तो ये कहना कि हमारी वजह से वो बिजली कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देयर वाज नो एग्रीमेंट, हमने कोई इनको कमिटमेंट दी हो कि भाई हम आपको गैस दें। अब ये कहिएगा इसका हल क्या है? अब के इलेक्ट्रिक आप पर डाल रहा है, आप कह रहे हैं हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। के इलेक्ट्रिक का इशू तो कई महीनों से चल रहा है, ये तो अब आकर गैस पर डालना शुरू हुए। इससे पहले भी हमें याद है गर्मियां शुरू हुई थी तो 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी एंड इट वाज लाइक दे वर लुकिंग फॉर एक्सक्यूज जिसके ऊपर पूरा बर्डन डाल दें। बट नाउ दे हैव फाइनली गिवन फिगर्स कि ये इशू है, ये पेपर्स हैं, ये सामने है। हल क्या है इसका? आप डिनाई कर रहे हैं उस तमाम चीज को। बहरहाल शॉर्टेज तो है गैस की, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अभी 1-2 महीने पहले पीछे चले जाते हैं जब फर्नेस ऑयल का क्राइसिस आया था जी। ठीक है, और फर्नेस ऑयल के क्राइसिस की वजह से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक वालों ने कि हम 190 के बजाय 290 MMCFD गैस इनको दे रहे थे। सो वी आर ऑलवेज देयर बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जब कि इलेक्ट्रिक को कोई इशू होता है तो कराची के शहरियों को इशू होता है, बिल्कुल हमें इशू होता है, हम कराची में हमें इशू होता है। सो बट देखिए हम इसका एक सोल्यूशन तो सिंपल है कि जो हमारा लाइन पैग है वो थोड़ा सा बेहतर भी हुआ है। अभी कल रात को थोड़े से गैस प्रेशर हमारे बेहतर हुए हैं। हमारे जो फील्ड है वहाँ से गैस हमें सही आने लगे। कुछ RNG की डिस्कशंस भी चल रही हैं। सो वी अज्यूम कि हमारी चीज़ें कि इलेक्ट्रिक, लेकिन आप देखें शहबाज साहब के इलेक्ट्रिक अगर आप पर मलबा डाल रहा है तो कुछ ना कुछ तो टेबल टॉक होनी चाहिए ना। बेचारी आवाम का क्या कसूर है? जीना दो भर होकर रखा है, बिजली नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि प्रेशर ऑलरेडी कम है, कुछ इलाकों में शॉर्टेज भी है, गैस भी नहीं आ रही, लोग खाना नहीं पका सकते, और इन दोनों का कनेक्शन पानी के साथ है कि पानी भी नहीं मिलता फिर आवाम को। जी मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी हम के इलेक्ट्रिक से बात भी कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक से हम कुछ एक अल्लाह का शुक्र है कुछ लाइन पैक्स भी बेहतर हुए हैं, कुछ RNG की बात भी हो रही है। ठीक है बहुत शुक्रिया शहबाज इस्लाम साहब, आपने हमें बताया इस तमाम सिचुएशन से। और ऑब्वियसली आपने ये रिव्यू होना चाहिए और जो मुआहदे कई साल पहले हुए थे उनको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि उस वक्त की डिमांड और थी, आज की डिमांड और है। अगर उसी हिसाब से मुआहदे चलते आ रहे हैं और ऑब्वियसली फिर कराची के अवाम उससे मुतासर होते हैं तो ये जो मुआहदे हैं इसको दोबारा होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तमाम लोग यही मांग रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक और इसके साथ जुड़े जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुआहदे रिव्यू हों और दोबारा से एग्रीमेंट्स बने ताकि कराची के मसाइल जो अवाम के हैं वो दूर हो सके। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दो कंपनीज के बीच में ना आवाम पे उसकी वजह ये है ना कि रिव्यू नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स अबाउट पीपल जो सफर करते हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी चीज की प्राइवेटाइजेशन का कि आप ब्लेम जब करना शुरू करते हैं तो आपके पास कोई हाथ नहीं आता, हर एक के पास अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है और आवाम बेचारी 24 घंटों में से 12 घंटे बगैर पंखे के बगैर बिजली के। और इसके बाद अब ये भी मुआहदे के अंदर बात होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी की इलेक्ट्रिक वो कितनी बढ़ाई, फिर इसके अलावा जो गैस के साथ और बाकी मुआहदे जो किए
गवर्नमेंट के साथ वो कहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर ये भी होना चाहिए कि एक या दो और मजीद कंपनीज आएँ ताकि कंपटीशन हो और एक दूसरे के लिए एक जो अजादारी है वो खत्म हो जाए कि इलेक्ट्रिक की, क्योंकि यही हल है कराची के अवाम का। अगर ये ना किया गया टाइमली तो फिर बहुत लेट हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ जी, ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की इकॉनमी अब किस हद तक बेहतर हो रही है और कहां से शुरू होकर अब कहां तक पहुंची है, ये सब लोग अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बताती है कि 20 अरब डॉलर से अब हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम कर 3 पे ले आए, और पिछले 2 महीने में ये बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है पहली बार, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई जा रही है। अभी ऑब्वियसली इसमें 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो मौशी इक़दाम वाकई बहुत बेहतर किए गए थे जिसकी वजह से पिछले 2 महीने में सरप्लस हुआ, डेफिसिट नहीं हुआ करंट अकाउंट, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह कोरोना है क्योंकि बिजनेस ओवरऑल कम है तो डॉलर्स बाहर नहीं जा रहे। अब ये जो करंट अकाउंट सरप्लस में आया है, रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह का अगर जिक्र करें तो करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। जुलाई और अगस्त 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया। गुज़श्ता साल का अगर जिक्र करें, जुलाई और अगस्त में करंट खसारा था, वो सरप्लस नहीं था, डेफिसिट था करंट अकाउंट का 1 अरब 21 करोड़ रुपए। अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट सरप्लस 29 करोड़ 70 लाख डॉलर्स पर रहा, जबकि जुलाई 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस 42 करोड़ 40 लाख डॉलर्स तक जा पहुंचा था। बिल्कुल, तो ये तमाम जो अकाउंट्स की डिफरेंसेस हैं, सब डेफिसिट से सरप्लस, इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे इसकी वजह बनी, और फिर इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन जो है भी सिंगल डिजिट में है, क्या ये सिंगल डिजिट में रहेगी, और फिर इंटरेस्ट रेट 7% पे अभी हुकूमत ने डिसाइड किया अगले 2 माह भी यही रहेगा। अब ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के, ये बताए जा रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके जो असरात हैं, आम आवाम ये कहती है सिमर कि इसके असरात, आलू प्याज चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही, बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही। अगर कितने रुपए किलो ले रहे हैं आलू में ख्याल 100 रुपये तक पहुँच गया, अब ये सुनने में आ रहा है। एग्जैक्टली, अब मतलब ये अगर कीमतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर हो रहा है, अब सरप्लस आ गया, तो फिर ये अवाम तक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होगा। आपको पता मैंने आपसे आलू का सवाल क्यों पूछा? आप आम अशिया ज़रूरिया का अगर जिक्र करें तो महंगाई का ग्राफ नहीं महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये सरप्लस में तो आ गया करंट अकाउंट, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये सिर्फ कागजी हद तक है? आप इसका क्रेडिट किसी को भी दे दें, आप किसी चीज़ के ऊपर भी बहस कर लें, वो गवर्नमेंट हिकमत अमली है या कोविड की सिचुएशन है, बेहतरीन बरामदाद हैं, या जो भी सूरत हाल है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक क्यों नहीं आ रहा? और जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक आएगा तब पाकिस्तान में ये बात होगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत स्टेबल हो गई। उससे पहले सरप्लस, डेफिसिट, करंट अकाउंट, ये पूरी की पूरी कहानी आम आदमी को समझ आने वाली नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शाहिद सदीकी साहब मौजूद हैं, जो हमेशा ही बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आम अल्फाज में एलाबोरेशन करते हैं कि किसी को अगर इकोनॉमिक्स समझ नहीं भी आती है तो वो समझा देते हैं कि सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। थैंक यू सो मच शाहिद साहब वक्त देने के लिए। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये जो सरप्लस में आ गया पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस, और इब्तदाई 2 माह में जो है मजमूई तौर पर ये 80 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गया। शुड वी टेक इट एज अ गुड न्यूज़ एक्चुअली? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इन 2 महीनों में पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस है वो फाजिल हो गया है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कई मरतबा हो चुका है, और उसके बाद दोबारा ये खसारे में चला जाता है। मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि इस साल करंट अकाउंट का जो बैलेंस खसारे में होगा वो पिछले साल से दुगना होगा। इसके बावजूद ये एक बहुत ही टेम्परेरी फिनोमिना है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ये दुगना होगा पिछले साल से, नंबर 1। दूसरे, आपने बड़े अहम नुकतात उठाए हैं, बड़े अच्छा डिस्कशन था, तो मैं 2 फिगर दे देता हूँ ताकि आप जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि क्या होता है। बिल्कुल सही बात है कि 2018 और में ये 3 अरब डॉलर रह गया, यानी 17 अरब डॉलर की जबरदस्त कमी। अगर ये कमी बरामदात में इजाफे से होती या लग्जरी के जो आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कमी से होती तो मैं खड़े होकर सल्यूट करता फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, ट्रेड मिनिस्टर को। लेकिन हुआ ये है
सिग्नल्स का इशू है। मैं चाहूँगी कि आप उनसे दोबारा कॉल करें, वीडियो लिंक के जरिए हम उन्हें दोबारा शामिल कर सकें। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल जी नजर से, और ये स्टेट बैंक की फिगर है, मेरी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की फिगर है कि जिस वक्त 20 अरब डॉलर का खसारा था पिछली हुकूमत के दौर में, जी उस वक्त अफरात ज़र था 4.7%, यानी 5% से कम था जब 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जब ये 3 अरब डॉलर का हो गया, जबरदस्त कमी हो गई, तो ये अफरात ज़र बढ़ के हो गया 10.7, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जबरदस्त कम हुआ और महंगाई जिससे आवाम कुचले जाते हैं वो 4.7% थी, तो उससे बढ़ के जून में 10.7% हो गई। ये हुआ क्या है कि आपने मशीनरी की इंपोर्ट भी बंद कर दी, बहुत सारी इंपोर्ट भी बंद कर दी, 13 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स आपने कम कर दी, जिसमें मशीनरी की इंपोर्ट भी शामिल थी। नंबर 1, अगर उससे क्या हुआ, शरह नमू सुस्त हो गई, तारीखी सुस्त हुई है। 1.9 अरब डॉलर पिछले साल रही, तो जब ये कम हो गई, रोजगार के मौके भी मैसर नहीं आए, महंगाई भी कम हो गई, आवाम की आमदनी भी कम हो गई, कर्जे भी बढ़ गए, बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ गई। ये जो कहा गया है कि हमारे तमाम अशारिये मुस्बित हैं, मैं कहता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तकरीर नहीं मैं बात कर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद शुमार हैं जी से बेसिकली शाहिद साहब हमारे से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज़ ब्रेक हो जाती है, लेकिन बड़े टेक्निकल पॉइंट्स इन्होंने उसका जिक्र किया है। इंपोर्ट्स में इस हद तक कमी लाई गई है कि उसकी वजह से ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ, लेकिन इंपोर्ट्स में कमी होना ही सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं रहा, उसकी वजह से बिजनेस जब रुका और फिर आपके नंबर्स ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हुए कि बेहतर हो गए, जब आपका डेफिसिट कम हुआ 20 से 3 अरब पे गया है। लेकिन इसकी बड़ी वजह इन्होंने बताई है कि वो उसकी वजह यही है कि आपने इंपोर्ट्स इस हद तक कम कर दी कि वो फिर आप क्रेडिट इसको ले लें या जो भी कर लें, लेकिन ये उस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से होता तो मैं सल्यूट करता, और फिर उन्होंने अपनी बात को बड़े बावजन कर दिया ये तमाम फिगर्स देकर। आप देखिए कि 20 अरब पर जब डेफिसिट था तो अफरात ज़र की जो शरह है वो 4.7 थी, और अब जबकि कम होकर 3 अरब और कुछ उस पर आ गया है, तो उसमें अफरात ज़र की शरह जो है वो 10.7 है। और अफरात ज़र वो चीज़ है जो आवाम बर्दाश्त करती है, ये वो महंगाई का पहाड़ है जो हम सब अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही? मैं ये सवाल पर्टिकुलरली उनसे ज़रूर पूछूंगी कि आवाम को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा, वो चाहे बिजली के फी यूनिट की कीमत के हवाले से हो, वो चाहे पेट्रोल फी लीटर के हवाले से हो। ये जो इन्फ्लेशन का जिक्र किया शायद साहब से हमने सवाल करना है, अगर वो वापस हमारे साथ ऑनलाइन आ जाते हैं, कि 14 पे चली गई थी इन्फ्लेशन, अब वो फिर सिंगल डिजिट पे आ गई, अब 9 और 10 के अराउंड वो इस वक्त फ्लोट कर रही है, और फिर ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इसी के साथ बिल्कुल साइड बाय साइड चलता है। इंटरेस्ट रेट भी जब 14 पे था तो फिर इन्फ्लेशन भी होती, अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहा है और फिर इन्फ्लेशन भी उसके साथ साथ नीचे आ रही है। अब ये चीज़ें उम्मीद हम ये करते हैं कि आवाम तक इसकी रिफ्लेक्शन आए, फिर इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम हो, ना कि बढ़ जाए, क्योंकि जब जैसे आपने जिक्र किया कि इसका बोझ बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। शाहिद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे कि ये रिफ्लेक्शन जो है, अब ये बताइएगा, आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि इंपोर्ट जो हैं वो बहुत हद तक कम कर दी, जिसकी वजह से ऐसे हुआ, डेफिसिट हो गए, ये सब कुछ। अब इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट इस टाइम 10 के अराउंड फ्लोट कर रहा है, 14 से नीचे आ गया था कोरोना की वजह से, अब इंटरेस्ट रेट भी कम है, इस वक्त 7% पे है। ये तमाम इंडिकेटर्स जो बताए जा रहे हैं, आपने भी बताया, लेकिन अब ये आवाम तक इसके फ़ायदे कब पहुंच सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए इस वक्त, हुकूमत ऐसा क्या करे कि आइंदा 3 से 4 महीनों में दिसंबर तक आवाम के लिए कुछ रिलीफ मिल सके? देखिए जी शाहिद साहब, कुछ सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, बट आई वाज रियली एंजॉयिंग हिज कन्वर्सेशन, जिस तरह से वो मुशीर खजाना के कुछ फिगर्स पर बात करना चाह रहे थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फिगर्स देता है, जिस तरह से बात करती हैं, वो हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। जी हमारा राब्ता हुआ है शाहिद साहब से, अभी कोशिश की जा रही है। अब सर ये जो पूरी दरामदाद, बरामदाद, शरह नमू, अफरात ज़र, ये वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आसान अल्फाज में ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ बेहतर डिसीजंस ले रही होगी तो आवाम का फ़ायदा होगा, लेकिन अब ये बेहतर डिसीजंस इस हवाले से तो डेफिनेटली हैं कि लंबे अरसे के बाद ये सरप्लस में आया। एक और जो इंडिकेशन शाहिद साहब ने अपनी कॉन्वर्सेशन में दिया कि इस साल में आप ये भी देखेंगे कि डेफिसिट होगा और वो तारीखी डेफिसिट भी होगा, ये मुझे थोड़ा चौंका गया। मुझे शाहिद साहब एक तो ये बताइएगा क्लियरली कि ये जो आपने कहा डेफिसिट होगा और तारीखी बल होगा, इसकी वजह क्या है? और साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो सवाल पहले इससे किया गया था
कि ये जो तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं वो हुकूमत की तरफ से, इनकी रिफ्लेक्शन आवाम तक पहुंचेगी या नहीं? मैंने दोनों बातों का आपको जवाब दिया है। मेरा कहना ये था कि कोई 5 साल की मुद्दत की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 जून 2021 को जो करंट अकाउंट बैलेंस होगा जी, जिसमें ये जुलाई और अगस्त भी शामिल है फाजिल, जी जी, बावजूद ये तकरीबन दुगना हो जाएगा पिछले साल से डेफिसिट। इसलिए वो तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आप दुकान बंद कर रहे हैं, आपने मशीनरी की इम्पोर्ट भी बंद कर दिया, सारा काम रोक दिया, ग्रोथ रुक गई, तो अब बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, तो थोड़ा बहुत पहिया तो चलाएंगे ना मईशत का। तो जब मईशत का पहिया चलाएंगे तो इम्पोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही है और ना बढ़ेंगे अभी फिलहाल, तो फिर ये करंट अकाउंट तो दुगना होगा। तो जिसकी ताली बजा रहे हैं वो तो नहीं होगा ना। एक तो ये तो रिकॉर्ड पर, मैंने कोई लंबी बात नहीं की, मैं 30 जून के 2021 की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन दुगना हो जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट, नंबर 1। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं बार बार के जी आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये जो कमी हुई है ये आवाम पर बोझ डालकर, मईशत को नुकसान पहुंचाकर, अफरात ज़र 4.7% का था 2018 में, बीच में देही इलाकों में हुकूमत के मुताबिक 23.7% हो गया था जनवरी में, जब आपके चैनल से शोर मचाया जा रहा था, आवाम तबाह हो गए। वो 23.7% खाने पीने की अशिया देही इलाकों में थी। तो ये जो कुछ बेहतरी आई थी करंट अकाउंट डेफिसिट में, वो आवाम पर बोझ डाल के मईशत को तबाह करके आई थी। तो मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये माशी अशारिया आपके बेशतर खराब हैं, शरह नमू खराब है, महंगाई ज्यादा है, बैरूनी सरमायाकारी गिरी है, बचतों की शरह गिरी है, टैक्सों की वसूली जो है वो कम हुई है, टैक्स जो गिरा है, ये तमाम बातें हुकूमत पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे वजारत खजाना जो अभी जून में जारी हुआ है उससे मैं बता रहा हूँ। वो तकरीरों में कुछ और कहते हैं, आदाद शुमार जो देते हैं वो कुछ और कहते हैं, तो मैं वो आदाद शुमार बता रहा हूँ। मईशत गिरी है 18 के बाद, तो अब अगर यही पॉलिसियां हैं तो उसकी बुनियाद पर मैंने आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 5 साल जब इस हुकूमत के पूरे होंगे तो मईशत की शरह नमू उस पर सुस्त होगी जो इनको विरसे में मिली। महंगाई जैसे अवाम का ताल्लुक है, औसत महंगाई उससे ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली। अच्छा, कर्जों के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा होगी जो इनको विरसे में 10 साल की मिली थी। ऐसा क्यों शाहिद साहब? मतलब ये तो शादियाने बजाए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, और खास तौर पर एक ऐसे उनके वोकल पर्सन जो ट्विटर पर हमेशा बड़ा इसको 3-4 ट्वीट्स करके बड़ा हाईलाइट करते हैं कि देखें जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या कर दिया, और पूरा क्रेडिट वो लेते हैं। ऑल्दो कुछ लोग कोविड-19 को भी देते हैं सरप्लस पे जानिब का, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं 2023 तक या 2021 तक भी, ये तो फिर मैं समझ रही हूँ कि फ्यूचर में बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन इससे भी वर्स्ट होने वाली है। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपकी तवज्जो तो सबकी जो है ना वो सियासी मामला पर रहती है। अगर कभी प्रोग्राम कोई आप करें जिसमें आपको जुमले पढ़ के बताऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे वजारत खजाना हफीज शेख ने जारी किया है और जून 2020 में, कोई लंबी बात नहीं कर रहा, उसमें सब लिखा हुआ है कि जी हमारी शरह नमू गिरी है, बारीक अल्फाज में लिखा है, हमारी महंगाई बढ़ी है, हमारे कर्जे बढ़े, हमारी सरमायाकारी गिरी है, वो तमाम किया है। एक आप तकरीरों पर कंसंट्रेट करते हैं, मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं हुकूमत से शुमार पर करता हूँ, ठीक है सियासी होती है। शाहिद साहब, इसके अलावा एक हमें क्विकली रिस्पांस चाहिए था इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कि फिर मेंटेन किया गया 7% पे। इसका फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि 7% पे है, कुछ इससे कुछ बेहतर होगा बिजनेस या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज कर दूं कि मैं एक फिगर देने वाला हूं और इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब आप कहेंगे मैं स्थापित कर दूं। और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा है जो प्रेस में भी कवर हुआ है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने शरह सूद गिराई है, उससे स्टेट बैंक ने बैंकों के साथ गठजोड़ करके कानून तोड़कर 2 करोड़ लोगों से 500 अरब रुपए कम वापस ले लिए हैं। जो बैंकों में पैसा रखते हैं उनका मुनाफा गिरा दिया है। वो कैलकुलेशन शाहिद साहब से रब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो चुका है। एनीवेज मामलात, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपने हमें बताया इस वक्त सिचुएशन जो है और इंडिकेटर्स जो बताए जा रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो ये कहती है, क्रेडिट ले रही है कि लेकिन शाहिद साहब के मुताबिक तो 21 और 23 में कुछ मामला बेहतर नहीं होने जा रहे।
फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला से देखते हुए भी कुछ सीख लिया जाए। मतलब मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ, जैसे मैं शुरू में सोच रही थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि अगर 3rd मंथ भी हमारा जो है वो सरप्लस में गया तो शायद ये गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई को कम करेगी, आवाम तक थोड़ा उसका ट्रिकल इफेक्ट आएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि और रिवर्स हो जाएगा। तो क्या आवाम मुतहम्मिल हो सकती है मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की? लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हों और अब जो भी इंडिकेटर्स हैं वो उनके रिफ्लेक्शन जो है आवाम तक बेहतरी तक आए, और यही सब दुआ करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इकॉनमी के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की और सीमल तब से परेशान है, ब्रेक में भी खामोश थी और बिल्कुल नीचे बैठकर फिगर्स देख रही थी कि क्या हुआ है। मतलब सीरियसली अबू सर मेरा तो दिमाग घूम कर रहा है। अब आप ज़्यादा टेंशन ना लें, अभी आपका मूड ठीक करते हैं। आपका मूड ठीक करने के लिए एक वीडियो वो आपको दिखाते हैं। This is such a cute video. लेकिन the best thing I saw on internet yesterday as well, ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन every time I look at it तो मुझे एक स्माइल मुंह पर आ जाती है और क्यूट लगता है। मतलब कल सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे थे और मतलब कितने मजे से आप देखें वो मुर्गा साहब जा रहे हैं, मुर्गा साहब सजा के मुर्गी साहिबा बड़ी टिक के पीछे बैठी हुई है, बग्गी सी उन्होंने बनाई है अपने लेवल पे और उसको फूलों से सजाया है और पीछे वो अपनी सवारी को लेकर जा रहे हैं आगे बड़े तरीकेकार से, बड़े अदब से, प्रोटोकॉल से। ये ट्रेन किया होगा इनको इस तरह से या हो सकता है, मतलब इनका टैलेंट तो अपनी जगह है ना। मतलब जिसने इनको सजाया वो तो किसी ने सजाया, लेकिन इनके ऊपर भी आप देखें ना वो कितने पेशेंस से बैठे हैं। फीमेल्स मोनस कभी इस तरह एकदम टिक के बैठती नहीं है ज़्यादा। एनीवे जी, लेकिन ये मूड बेहतर करने के लिए वीडियो देखी थी जो हमने कहा आपको दिखाएं, क्योंकि इकॉनमी की जो खबरें आती हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स या नेगेटिव, उससे लोग परेशान हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कब ठीक होगी। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की वीडियो है, 15 years old एंड सर्फिंग करेगा और फिर जबरदस्त करनी है सर्फिंग। और जब इससे लोगों ने पूछना कि तुमने कब से सीखी तो उसने कहना है मैं तो बचपन से जब चलना भी सीखा था, चलना भी नहीं सीखा तब से मैं वाटर सर्फिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनीवेज जी, इसी लाइटर नोट पर आपसे हम इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।